अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने कभी गैर मर्द को देखा भी नहीं होता। उसके माँ बाप की पसंद से उसकी शादी कर दी जाती है और वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका जेठ उस पर बुरी नजर रखता है। एक मौके पर उसका जेठ उसको अपने मायके से लेने जाता है तो रास्ते में उसके साथ वो शर्मनाक काम करने की हरकत करता है जिसको सुनकर यकीनन हर किसी का दिल दहल जाएगा। क्या वो अपने नापाक अज़ाइम को पूरा कर पाएगा? और अगर करेगा तो उसके साथ क्या हशर होगा और उस मासूम लड़की के साथ क्या होगा? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस कहानी में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली मेरी सबक आमूज कहानियां आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। आजम खान का बाप जिमींदार था, इसलिए ज़मीन उसको विरसे में मिली थी। उसने मेहनत करके अपनी ज़मीनों को बढ़ाया, साख अच्छी थी, इज्जत में भी इजाफा हुआ। हम उस गांव के बासी थे, लिहाजा एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। हमारा आना जाना चचा आजम के घर था, क्योंकि वो मेरे वालिद के देरीना दोस्तों में से थे। लिहाजा उनके साथ जब ऐसा सानेहा हुआ तो जहां तमाम गांव वाले दम बखुद रह गए, वहां मेरे वालिद भी उनके गम में बराबर के शरीक थे। चचा आजम के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम कासिम खान और बेटी का बुलंद बख्त था, जो मेरी हम उम्र की, और हमने 5वीं तक साथ स्कूल में तालीम हासिल की थी। बख्त की वालदा बहुत शफीक थीं, मुझसे प्यार करती थीं। कुछ दिन ना जाती तो मुलाजमा को भेजकर बुलवाती। वो एक बड़े जिम्मेदार की बेटी थीं और काफ़ी जहेज लाई थीं, लिहाजा ससुराल में उन्होंने बड़ी इज्जत पाई और 2 खुशहाल घरानों के एक हो जाने से उस खानदान की अमारत दोबाला हो गई। कासिम खान और बुलंद बख्त ने गांव के प्राइमरी स्कूल में तालीम पाई। बुलंद बेबी ने 5 जमात पढ़कर स्कूल छोड़ दिया, जबकि कासिम खान ने 10वीं जमात पास की थी। यहाँ ये रिवाज था कि लड़की की शादी जल्द कर दी जाती थी, जबकि लड़के चाहते तो कमाने की गरज से दूसरे सूबों को कूच कर जाते थे। इस तरह लड़कों की शादी में ताखीर को मायूब ख्याल नहीं किया जाता था। चाचा आजम को भी बुलंद बख्त की कम सीनी में ही उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। वो अक्सर मेरे वालिद से इस बात का तज़किरा करते रहते थे। उनके ख़ानदान में कोई मौजूद रिश्ता न था। काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि बेटी को दूर के अजीज़ों में ब्याह दिया जाए। उनके ये अजीज गांव से 7 किलोमीटर के फासले पर रहते थे। उनसे पहले सुलह थी, मगर अब कुछ अरसे से नाराजगी चली आ रही थी। चाचा आजम ने अपने कबीले के एक शख्स से इरादा जाहिर किया तो नेमतुल्लाह खान तक बात पहुंच गई। उनकी तरफ के कुछ बुजुर्गों ने खैर सगाली का पैगाम भेज दिया। चंद शराइत तय हुई और फिर जिरगे की कोशिशों से बुलंद बीबी का रिश्ता नेमत खान के बेटे शराफत से हो गया। यूं देरीना नाराजगी खत्म कर दी गई जो किसी भी वक्त दुश्मनी में बदल सकती थी। कुछ अरसा शादी की तैयारियों में लगा। फिर वो दिन आ गया जिस दिन चचा आजम की बेटी की शादी थी। वो खुद हमारे घर आए और दावतनामा दे गए। हम भी बहुत खुश थे कि बुलंद बीबी को दुल्हन के रूप में देखेंगे। वो मेरी हम उम्र थी, बचपन की सहेली थी। मुझको उसकी शादी की खुशी क्यों ना होती। जब मैं उनके घर पहुंची, बहुत गहमा गहमी थी। बुलंद बात बात पे मुस्कुराती थी। उसका चांद सा मुखड़ा खुशी से दमक रहा था। तभी मेरे दिल ने दुआ की, खुदा करे बुलंद तुमको किसी की नजर ना लगे। आजम चचा ने अपनी पसंद से दामाद को चुना था, जबकि बुलंद बीबी ने अपने होने वाले जीवन साथी को देखा तक न था। फिर भी वो खुश थी कि उसका दिल कोरे कागज की तरह था, जिस पर किसी ख्याली महबूब तक की शबीह बनी थी और ना ही किसी का नाम दर्ज हुआ था। ऐसी लड़कियां जिनके दिल में किसी का ख्याल पहले से मौजूद ना हो, उनकी शादियां खुशी का संदेशा लाती हैं, क्योंकि उनका दुल्हा ही उनका महबूब हो जाता है। बख्त भी अपने अनदेखे जीवन साथी का ख्याल करके घूंघट में मुस्कुरा रही थी। मैं सोच रही थी कि जाने ये खुशकिस्मत है कि नहीं, मगर ये इस वक्त कितनी मुतमईन है, जबकि उसने अपना दुल्हा देखा तक नहीं है। इतने में शोर मच गया कि बारात आ गई है। मैं भी दुल्हा को एक नज़र देखने छत पर गई, जहां और लड़कियां भी थीं। वो सब बारात को देख रही थीं। दुल्हा अपने रिश्तेदार नौजवानों के दरमियान ऐसे जगमगा रहा था जैसे सितारों के झुरमट में चांद। उसका मर्दाना हुस्नो जमाल बेमिसाल था।
तभी मैंने तस्लीम किया कि खुदा की कुदरत ने इन दोनों को बिल्कुल ठीक मिलाया है। ये एक मिसाली जोड़ी कहलाएगी। बहरहाल निकाह हो गया। बुलंद और शराफत खान रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए और फिर रुखसती की घड़ी आ गई। फिजा में सरशारी थी और माहौल में नगमात की धीमी धीमी लय रच बस गई थी। लड़की वालों के घर में सहेलियां सुहाग गीत गा रही थीं, जबकि दुल्हा के घर के दरवाजे पर खुशी के शादियाने बज रहे थे। उनकी खुशी का आलम दीदनी था। इकलौते बेटे की शादी थी और ये जिम्मेदार लोग थे। खुशी के इजहार के लिए फायरिंग के अलावा इलाकाई फनकार भी अपने रक्सो सुरूर और फ़ने मौसीकी का मुजाहिरा कर रहे थे। यूं मेरी दोस्त निहायत धूमधाम से ब्याह कर बाबुल के घर से अपने दुल्हा के घर चली गई। बुलंद बीबी को खूबरू दुल्हा मिला था। ससुराल ने प्यार दिया। ये जिंदगी किसी जन्नत से कम ना थी। जब वो शादी के बाद पहली बार मैके आई तो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वक्त गुजरने लगा। 1 साल खुशो खुरम गुजर गया। बुलंद को कोई परेशानी ना थी, मगर एक शख्स जो उनके घर में रहता था और जिसका नाम अकबर था, उसको बड़ी परेशानी थी। अकबर खान के बारे में बताती चलूं कि उसकी माँ जब बेवा हुई तो वो 6 माह का था और उस बेवा का नाम हयात बीबी था, जो नेमतुल्लाह खान की रिश्तेदार थी। उसके वालिद और भाइयों को किसी दुश्मन ने गोलियों का निशाना बनाया था। उन्हीं लोगों ने उसके खाविंद को भी मार दिया था। वो पनाह की खातिर नेमतुल्लाह के घर आई तो नेमतुल्लाह की बीवी बीमार थी, जबकि शराफत सिर्फ 3 माह का था। बीमार माँ अपने बेटे को दूध ना पिला सकती थी। नन्हे बच्चे को भूख से बिलखते देखकर हयात बीबी ने उसे सीने से लगा लिया और यूं अकबर के साथ साथ शराफत भी हयात बीबी की गोद में परवरिश पाने लगा। इस एहसान का बदला आजम खान ने यह दिया कि बेवा रिश्तेदार खातून हयात बीबी और उसके यतीम बच्चे की परवरिश का जिम्मा उठा लिया और अकबर को मुंह बोला बेटा बना लिया, क्योंकि वो उनके बेटे का दूर शरीक भाई भी था। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों ही एक घर में पलकर जवान हो गए। जब शराफत की शादी हुई तो अकबर ने शादी के इंतजाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन बुलंद बख्त को पहली नजर देखकर ही उसका दिल उस लड़की पर फरीफ्ता हो गया, क्योंकि इतनी हसीन दुल्हन उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी। यह लड़की जो उसके ख्वाबों की ताबीर हो सकती थी, अब उसकी भाभी बन चुकी थी और यह ऐसा मुकद्दस रिश्ता था कि उसको झुटलाया भी ना जा सकता था। बस वो ठंडी आह भर कर रह गया। बुलंद बख्त को उसके एहसासात का कोई इल्म न था। वो जेठ समझकर उसकी तकरीम करती थी, क्योंकि उसको यही बताया गया था कि वो शराफत का बड़ा भाई है। ताहम अकबर पर तालीम और तरबियत ने कोई असर ना किया था। वो अक्सर बुलंद को देखकर दिल में कहता था कि ऐ काश ये मेरी भाभी ना होती तो मैं इसको हर कीमत पर हासिल कर लेता। एक दिन का जिक्र है कि बुलंद का भाई कासिम खान नाले पर नहाने गया। पानी का बहाव तेज था। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और उसका सर पत्थर से टकरा गया। शदीद चोट से वो बेहोश हो गया। कुछ साथी भी हमरा नहाने गए थे, जिन्होंने उसको बह जाने से बचा लिया और फौरी तौर पर अस्पताल ले गए। भाई के मजरूब हो जाने की खबर जब बख्त को मिली तो वो मुस्तरब हो गई और शराफत से कहने लगी, खुदारा मुझे मैके जाने दो, मुझे अपने भाई से मिलना है। उसने उस वक्त जाने का इंतजाम किया और बीवी को उसके मैके ले आया। खुदा की मेहरबानी के कासिम को होश आ गया और उसकी जिंदगी खतरे से बाहर हो गई। तब शराफत ने कहा कि मैं वापस जाता हूं, तुम कुछ दिन मैके में रहो और बाद में आ जाना। बीमार भाई की खातिर बुलंद बख्त भी कुछ दिन मैके में रहना चाहती थी, लिहाजा उसका खाविंद अकेले ही लौट गया। 1 माह बुलंद अपने मैके रही। अचानक ही एक ट्रक से वैगन का तसादम हुआ तो शराफत को शदीद चोट आई, क्योंकि वो वैन चलाता था। ससुर ने अकबर को कहा कि जाकर अपनी भाभी को ले आओ, क्योंकि मैं जख्मी हालत में बेटे को छोड़कर बहू को लाने नहीं जा सकता। अकबर बुलंद बख्त के मैके आया और भाभी को कहा, घर चलने की तैयारी करो, क्योंकि भाई को चोट आई है और वालिद साहब ने मुझे तुम्हें लाने भेजा है। शौहर के हादसे की खबर सुनकर वो हवास बाख्ता हो गई। कासिम भाई तो पहले ही ठीक न था और आजम खान बेटे की तीमारदारी में महव था। बस उसने एक लम्हा भी ज़ाय करना मुनासिब ख्याल ना किया। अपनी माँ को कहा कि वालिद साहब आ जाएं तो आप लोग आ जाना, मगर मैं अब नहीं रुक सकती, क्योंकि शराफत खान की वैन को हादसा पेश आया है, मैं जा रही हूँ। सच कहते हैं कि बुरा इंसान शैतान से भी बड़ा भेड़िया है। अकबर खान ने कासिम खान की वालदा के हाथ की रोटी खाई और फिर अपने साथ बंदूक लेकर जोहर के बाद 3 बजे के करीब वो रवाना हो गए।
रास्ते में जंगल पड़ता था। उन दरख्तों में से एक बारानी नहर भी गुजरती थी। दरख्त इतने घने थे कि दिन को भी रात का सा समा होता था, और खुदा बेहतर जानता है कि अकबर की नीयत पहले से खराब थी या उसी वक्त खराब हो गई थी। ये भी खुदा जानता है कि वहां कैसे बात शुरू हुई, मगर अकबर की बुरी नीयत से बचने के लिए बुलंदबख्त ने पूरी कोशिश की। जिस कदर हो सकता था वो भागी, लेकिन किस्मत में बदनसीबी ही लिखी थी। जब अकबर को यकीन हो गया कि वो बुलंदबख्त को आसानी से घेर नहीं सकता, तो भागते भागते उसने फैसला तब्दील कर दिया। उसने बंदूक से बख्त के पांव का निशाना लिया और फायर कर दिया। बदबख्ती से उसका निशाना सही लगा और वो लड़खड़ाती हुई पत्थरों पर गिर गई, और एक बदनीयत इंसान ने अपनी मंशा पूरी कर ली। फिर वो नहर पर आकर हाथ मुंह धोने बैठ गया। उस वक्त बुलंदबख्त ने जख्मी पांव से लड़खड़ाते हुए बंदूक उठा ली और अकबर के सर का निशाना लिया, और एक ही फायर से वो बदकिरदार हलाक हो गया। बुलंद ने अपने पांव पर अपने सर के दुपट्टे की पट्टी बांध ली, और बड़ी मुश्किलों से इशा के बाद वो वापस मैके आ गई। उसके वालिदैन खाना खा रहे थे। जब बेटी को जख्मी हालत में देखा तो तड़प गए। पूछा, बेटी तेरे साथ क्या हुआ? किसने तेरा ऐसा हाल किया है? तू तो अपने खाविंद की खातिर गई थी। बुलंदबख्त ने रो रो कर हाल बताया तो उसका बाप गुस्से में सुलग उठा। वो उसी वक्त बंदूक हाथ में थाम कर घर से निकल गया ताकि अपने समधी को बावर करा सके कि उसकी बेटी को लेने के लिए तुमने किस दरिंदे को भेज दिया था। उधर बुलंद बीबी भी गम से चूर थी। खाविंद हादसे में जख्मी था और उसके बाप के ले पालक ने उसकी रूह को मजरूब कर दिया था। कासिम की तबीयत अभी तक दुरुस्त न थी और आजम खान उसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। ये वो नामसाद हालात थे जिसने बुलंद बीबी को निढाल कर दिया था। जब गुस्से में आजम चाचा शराफत के घर पहुंचे तो नेमतुल्लाह के घर लोगों का हजूम देखकर उनके पांव तले से जमीन निकल गई। शराफत खान उनका प्यारा दामाद हादसे से जांबर ना हो सका था और वो फौत हो चुका था। घर मातम कदा बना था और अकबर की लाश जंगल में पड़ी थी जिसको बुलंदबख्त ने हलाक किया था। वो किससे अहवाल कहते, वहां हाल अहवाल करने की गुंजाइश ही कब थी। बहरहाल किसी सूरत बुलंदबख्त को यहां लाना था ताकि वो अपने सुहाग का आखिरी दीदार कर सके। वो उल्टे कदमों लौट आए, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो बेटी भी अब्दी नींद सो चुकी थी। उसने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया था। वह अपने सुहाग से इस कदर प्यार करती थी कि खुदा ने इतनी बुरी खबर सुनाने से पहले ही उसको उठा लिया। वो क़यामत का मंजर था जब बुलंदबख्त का जनाजा आजम चचा के घर से नेमतुल्लाह खान के घर पहुंचाया गया। फिर दोनों मियाँ बीवी के जनाजे एक साथ उठाए गए और इन दो सच्चे प्यार करने वालों को पहलू ब पहलू कब्र में उतार दिया गया। इसके बाद उस बदबख्त अकबर को भी दफन कर दिया गया। इस हादसे ने चाचा आजम की कमर तोड़ कर रख दी। उधर कासिम खान की तबीयत कभी बहाल हो जाती और कभी खराब हो जाती थी। इस दौरान चची ने सजदे से सर ना उठाया। वो रो रो कर अपने बेटे की सेहतयाबी की दुआ करती थी। बेटी तो अपने खालिक से जा मिली थी, अब यही बेटा उनकी आखिरी पूंजी और उम्मीद था। खुदा ने उस दुखिया की दुआ सुन ली और उनका बेटा रफ्ता रफ्ता मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। हम सबको कासिम भाई की सेहतयाब होने की खुशी थी, मगर जब बुलंदबख्त याद आती तो दिल खून के आंसू रोता था। मैं सोचती हूँ कि कुछ लोगों की खुशियाँ कितनी नापायदार होती हैं, ऐसे ही जैसे इंसान की जिंदगी नापायदार है कि आज है कल नहीं है। कितने चांद से चेहरे कि जिन पर नजर नहीं ठहरती, देखते देखते खाक नशीन हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी रिश्ते को पामाल करना या जैसे इस कहानी में जेठ बुरा था तो जेठ जैसे मुकद्दस रिश्ते को पामाल करना नहीं था। लेकिन क्या करें, ये एक तलख हकीकत है। हम आए रोज ऐसी कई खबरें देखते हैं जिनमें देवर, जेठ या बहनोई जैसे मुकद्दस रिश्ते अपनी बहनों जैसी भाभियों और सालियों के साथ ऐसी शर्मनाक हरकतें करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि मर्द ही गलत हो, कई बार यह भी देखा गया कि लड़कियां भी गलत होती हैं। तो ऐसे वाकयात से कैसे बचा जाए? इसका तरीक़ाकार ये है कि दीन की तालीम दी जाए और जैसे इस्लाम में साली बहनोई और देवर भाभी के रिश्ते को मौत करार दिया है, इसकी वजह यह है कि इन रिश्तों पर हद से ज़्यादा एतबार किया जाता है, पर्दे का ख्याल नहीं किया जाता और इन रिश्तों में बगैर किसी पर्दे का ख्याल करते हुए आज़ादाना मजाक किया जाता है। इकट्ठे बैठकर फिल्में और ड्रामे देखे जाते हैं।
तो यही वजह है ऐसे वाकयात की। इसलिए हमें इन सब बातों का ख्याल करते हुए दीन इस्लाम के मुताबिक रहना है ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। कुछ दोस्त कमेंट करके कहते हैं कि आपकी कहानियां लोगों को गलत राह पर लगाती हैं। तो देखें, बात यह है कि मेरा मकसद इस माशरे में होने वाले मुजालिम और बुरे कामों को उजागर करना है। अब ये लोगों पर है कि उससे क्या सबक सीखते हैं। मेरा मकसद अच्छा सबक देना होता है। और आपको बता दूं, मेरी कहानियां कोई नावल या मन घड़त नहीं, बल्कि लोगों की भेजी गई उनकी आप बीतियां होती हैं या उनके किसी दोस्त या किसी सहेली ने बताई होती हैं, जिसका मकसद ऐसे कामों से और गलतियों से खुद को बचाना होता है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें और मेरी कहानी को आखिर तक सुनने के बाद जहां मैं कहानी का सबक बताता हूं वो सुनने के बाद राय दिया करें, ताकि आप सही तरह मेरा मकसद और पैगाम समझ सकें। उम्मीद है आज की कहानी से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपकी राय का मुंतजिर हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।